नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 कोर पेपर 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, 1894-95 के चीन जापान युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। यानी कि 1894-95 में जो चीन और जापान युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे और फिर इसका क्या परिणाम हुआ है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। साथियों, इससे पहले जो है हमने 9 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में कि आखिर 1894-95 में चीन और जापान का युद्ध का क्या कारण था और इसका क्या परिणाम हुआ। सबसे पहले आपको परिचय देना है। चीन का जापान से युद्ध का प्रमुख कारण कोरिया क्षेत्र को लेकर था। 1894-95 के दौरान चीन और जापान के बीच कोरिया पर प्रशासनिक तथा सैन्य नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था। इसमें यह कहा गया है साथियों कि चीन और जापान के युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो था कोरियाई क्षेत्र। 1894-95 के बीच जो है जापान और चीन दोनों चाहता था कि कोरिया पर जो है उनका प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो। यही कारण है कि इन दोनों के बीच 1894-95 में युद्ध हुआ था। कोरिया जो है चीन और जापान के मध्य स्थित था और कोरिया पर नियंत्रण स्थापित करने से दोनों को लाभ हो सकता था। यानी कि कोरिया जो था साथियों वो चीन और जापान के बीचों बीच था। यही कारण है कि कोरिया पर दोनों राष्ट्र अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यही कारण है कि चीन और जापान दोनों ने कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। कोरिया पर चीन का नियंत्रण नहीं था, नाम मात्र के लिए कोरिया चीन के अधीन था। यानी कि जब कोरिया क्षेत्र जापान और चीन के बीचों बीच स्थित था तो ऐसे स्थिति में यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण था इन दोनों देशों के लिए। यही कारण है कि ये जो दोनों देश था जापान और चीन, वह कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। जब दोनों देशों द्वारा कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया तो ऐसे स्थिति में इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद आगे चलकर जो है 1894-95 में युद्ध भी हुआ, क्योंकि कोरिया पर चीन के सम्राट का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वहाँ के राजा स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाता था। कोरिया जो क्षेत्र था उन पर चीन का नाम मात्र का शासन व्यवस्था स्थापित था। यानी कि जो कोरिया था वह नाम मात्र का केवल चीन के अधीन था, बल्कि कोरिया का जो राजा था स्वतंत्र रूप से अपना शासन व्यवस्था को चलाता था। लेकिन जब कोरिया में कोई नया राजा बनता था तो उस स्थिति में जो है चीन के जो सम्राट होता था उनसे अनुमति लिया जाता था और चीन के सम्राट को जो है कुछ उपहार भी भेजा जाता था। इसी कारण से चीन कोरिया को अपने अधीन समझता था। जापान ने कोरिया को नियंत्रण में लाने के लिए 1876 ईस्वी में अपने दूत मंडल को कोरिया भेजा, जिसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 3 कोरियाई बंदरगाह को जापान के लिए खोल दिया गया। यानी कि जापान ने जब कोरिया में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा, ऐसे स्थिति में 1876 ईस्वी में अपने राजदूत को भेजा कोरिया, ताकि जो है कोरिया के सरकार से, कोरिया के राजा से व्यापार के लिए अनुमति ले सके। और इस अनुमति के लिए जब जापान के दूतमंडल आया और कोरिया के सम्राट से जो है संधि किया तो ऐसे स्थिति में कोरिया के जो राजा थे उन्होंने 3 कोरियाई बंदरगाह को जापान के व्यापार के लिए खोल दिया कि आप जो है यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। यही कारण है कि जो है चीन ने इसका विरोध करने लगा कि आपने उसके लिए 3 बंदरगाह क्यों खोल दिया, ये तो मेरे अधीन है। इस प्रकार से कोरिया में चीन और जापान दोनों राष्ट्रों द्वारा अपना अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही दोनों के बीच संघर्ष हुआ। चीन मानता था कोरिया इनके अधीन है और जब जापान ने कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा तो ऐसे स्थिति में दोनों के बीच संघर्ष हो गया। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है कि 1894-95 के चीन जापान युद्ध के कारण। आपको पूछा गया कि 1894-95 के चीन और जापान युद्ध के क्या कारण थे, इसलिए हमने हेडिंग बनाया है। चीन और जापान युद्ध के एक से अधिक कारण था जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। चीन और जापान युद्ध के जो है एक कारण नहीं थे बल्कि एक से अधिक कारण थे। पहला कारण क्या था कि जापान को यूरोपीय देशों से प्रेरणा मिलना। जापान को यूरोपीय देशों से प्रेरणा मिला था। क्या प्रेरणा मिला था कि जापान 15वीं शताब्दी तक
शांतिपूर्वक रूप से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में जो है यूरोपीय देशों ने जापान में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। जापान चाहकर भी यूरोपियों को नहीं रोक सका। यूरोपीय देशों ने जापान में आकर यहाँ की राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक हानि पहुंचाई। वहीं दूसरी ओर जापान को यूरोपीय देशों से ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्रों में प्रगति होना शुरू हो गया। इसमें यह बताया गया है कि 15वीं शताब्दी तक जो है जापान शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था। जापान के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं था। यही कारण है कि यहाँ पर कोई यूरोपीय शक्ति नहीं आया। लेकिन 16वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने जापान में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण यहाँ के सम्राट ने यूरोपियों को व्यापार करने से मना नहीं कर पाया। यूरोपीय देशों ने जब जापान में आया तो यहाँ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। वहीं इसका दूसरा लाभ यह मिला कि जापान यूरोपियों से विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्रों में काफ़ी चीज़ सीखा। यही कारण है कि विज्ञान के क्षेत्रों में जो है जापान ने बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रगति कर लिया। यूरोपीय व्यापारियों के लिए जापान का द्वार पूरी तरह नहीं खुल सका, परंतु 1853 में अमेरिका ने जापान के 2 बंदरगाहों को अपने अधिकार में कर लिया तथा सभी यूरोपियों के लिए जापान में व्यापार के द्वार खोल दिए। तो उस समय जो है उतना ज़्यादा तकनीक नहीं था, जिसके कारण यूरोप से पूर्वी एशिया आने में काफ़ी समस्या होती थी यूरोपियों को। तो उस समय में व्यापार के क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुआ। लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते तकनीक के क्षेत्रों में यूरोपी काफ़ी आगे बढ़ चुका था। यही कारण है कि अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना व्यापार को बढ़ाना चाहा। और इसी प्रकार से जापान में भी 1853 ईस्वी तक आते आते व्यापार के लिए सभी यूरोपीय शक्ति आगमन किया। जापान से राजनीतिक एवं आर्थिक सुविधा को भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद अन्य सभी यूरोपीय के लिए जापान में पूरी तरह से व्यापार का द्वार खोल दिया गया। यानी कि जापान में जो है यूरोपियों का व्यापार के लिए द्वार पूरी तरह से नहीं खुला था। लेकिन 1853 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के साथ संधि करके व्यापार का मार्ग खोल लिया, जिसके बाद सभी यूरोपियों के लिए जापान में व्यापार का द्वार पूरी तरह से खुल गया। जापान के शासक यह समझ गया था कि विदेशी देशों से मुक्ति पाने के लिए जो है जापान को शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, तभी जो है विदेशियों से जापान को मुक्ति मिलेगी। इसके बाद जो है जापानियों ने अमेरिका से तथा यूरोपी से ज्ञान प्राप्त करके कई अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। धीरे धीरे जापान की सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत हो गई। जापान की सरकार को यह अच्छे से पता चल गया था कि जब तक हम अपने शक्ति को नहीं बढ़ा लेते हैं तब तक विदेशियों का विरोध नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि जापानियों ने यूरोपियों से विज्ञान के क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त किया और एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण किया तथा अपने नौसेना के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया, ताकि यूरोपीय शक्तियों को यहाँ से भगाया जा सके। आर्थिक स्थिति भी अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों की तरह उन्नति कर लिया। अब जापान अन्य राष्ट्रों के जितना शक्तिशाली हो गया। इस प्रकार से जापान अपने शक्ति का प्रयोग चीन के साथ किया। जापान धीरे धीरे जो है आर्थिक क्षेत्रों में भी काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। अब जापान अन्य राष्ट्रों के जितना जो है आर्थिक दृष्टि से भी शक्तिशाली या उन्नत हो गए थे। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है चीन और जापान युद्ध के राजनीतिक कारण। चीन और जापान युद्ध के जो है राजनीतिक कारण किया था, तो चीन का कोरिया पर कोई नियंत्रण नहीं था और ना ही चीन के सम्राट का कोई अधिकार। कोरिया स्वतंत्र राज्य था, वहाँ पर जो राजा थे वह स्वतंत्र रूप से अपना शासन व्यवस्था को चलाते थे, जैसे कि हमने आपको बताया है। उसके बाद जो है किंतु चीन के मंचू सम्राटों ने 17वीं शताब्दी में कोरिया पर अधिकार कर लिया और तभी से कोरिया चीन का अधीन प्रदेश माना जाता था। यही कारण है कि जब कोरिया में कोई नए राजा बनता था तो चीन के सम्राट से अनुमति लेता था और उन्हें कुछ उपहार भेजता था। इसमें यह कहा गया है कि जब मंचू सम्राट यानी किंग वंश के राजा को मंचू सम्राट कहा जाता था, उन्होंने 17वीं शताब्दी में कोरिया के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। यही कारण है कि तभी से कोरिया चीन का अधीन माना जाने लगा था, जिसके कारण जब जापान ने कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा तो ऐसी स्थिति में चीन ने जापान का विरोध किया। इस तरह कोरिया का राज्य जो है चीन के एक संरक्षित राज्य के समान था। इसमें यह कहा गया है कि जब कोई कोरिया में राजा बनता था तो चीन के सम्राट से अनुमति लेता था और इन्हें जो है कुछ उपहार भी भेजता था। यही कारण है कोरिया जो था उस राज्य को चीन अपने अधीन मानता था। तीसरा पॉइंट आपको बनाना है चीन और जापान द्वारा
कोरिया पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास। चीन और जापान दोनों राष्ट्र कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इससे इन दोनों को काफ़ी लाभ हो सकता था। इसीलिए दोनों देशों ने जब कोरिया पर अपना अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा तो जापान और चीन के बीच संघर्ष हुआ। साथियों, चीन और जापान जो है कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। जब इन दोनों ने कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया तो ऐसी स्थिति में चीन और जापान के बीच संघर्ष हो गया। जापान कोरिया पर अपना सैन्य नियंत्रण रखना चाहता था ताकि यूरोपीय शक्तियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा जा सके, जबकि कोरिया का राज्य चीन के लिए एक संरक्षित राज्य के समान था, जिसके कारण ही चीन चाहता था कि कोरिया पर किसी विदेशी राष्ट्र का नियंत्रण ना हो। इसीलिए चीन कोरिया पर अपना सैनिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। जापान ने जो है कोरिया पर अपना सैन्य नियंत्रण इसलिए रखना चाहा ताकि यूरोपीय शक्ति जो है जापान पर अपना नियंत्रण नहीं बना सके। इसीलिए जो है जापान किसी भी कीमत पर कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करके वहां पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। जबकि अगर हम चीन की बात करें तो चीन जो है कोरिया को अपने अधीन राज्य मानता था और इनसे जो है काफ़ी लाभ भी मिलता था चीन को। यही कारण है कि चीन भी किसी भी हालत में कोरिया प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहता था, यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। जब दोनों राष्ट्रों द्वारा कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगा तो ऐसी स्थिति में युद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको चौथा पॉइंट बनाना है जापान को यूरोपीय देशों का भय होना। एक तरफ जो है चीन अपनी प्रभुत्व को बचाने का प्रयास में था, वहीं दूसरी तरफ जापान को यह डर था कि यूरोपीय देश अगर कोरिया पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया तो जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण से जापान ने कोरिया को जो है जीत कर जापान का अंग बनाना चाहता था। इसमें यह कहा गया है कि जापान को जो है यूरोपीय देशों से काफ़ी भय था। भय होने का कारण यह था कि जापान चाहता था कि कोरिया पर किसी भी यूरोपीय राष्ट्रों का नियंत्रण स्थापित ना हो जाए। अगर यूरोपीय राष्ट्रों का कोरिया पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जापान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वह खतरे में पड़ जाएगी। यही कारण है कि किसी भी कीमत पर जापान कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। उसके बाद पांचवा पॉइंट बनाना आपको कि कोरिया में जापान का प्रवेश किस प्रकार से हुआ। 1875 ईस्वी में जापान का एक जहाज कोरिया के समुद्र तट पर पहुंचा। कोरिया के सरकार ने इस जहाज पर गोलीबारी कर दी। इस घटना के बाद जापान के उग्रवादी नेता कोरिया के विरुद्ध युद्ध घोषित करने की मांग की। यानी कि 1875 ईस्वी में जापान का जो एक जहाज था वह कोरिया के जो है समुद्र के तट पर पहुंचा। कोरिया के सरकार ने इस जहाज पर जो है गोलीबारी करा दी अपने अधिकारियों से। इस घटना के बाद जापान के जो उग्रवादी नेता थे कोरिया के जो है विरुद्ध संघर्ष करना चाहा कि आखिर उन्होंने मेरे जहाज पर जो है गोलीबारी क्यों करा दी, हमने तो उनसे केवल व्यापार के लिए अनुमति मांगने गया था। लेकिन कुछ जापान के अधिकारियों ने संयम से काम लिया। कोरिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बजाय उन्होंने यह निश्चय किया साथियों कि जापान जो है एक दूता मंडल को जो है कोरिया भेजेगा और वहाँ के सरकार से जो है नियम के अनुसार व्यापार करने के लिए संधि करेगा और व्यापार करने के लिए जो है उनसे अनुमति मांगेगा, है ना। उसके बाद जो है 1876 में यह दूता मंडल कोरिया की राजधानी पहुंचा और कोरिया ने जापान के लिए व्यापार के लिए द्वार खोल दिए। इस प्रकार जापान को कई व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। जब कोरिया में 1876 ईस्वी में जापान का दूत मंडल आया तो ऐसी स्थिति में कोरिया की राजधानी जब दूत मंडल पहुंचा तो कोरिया ने जापान के लिए जो है व्यापार के लिए द्वार खोल दिया। यहाँ पर कुछ शर्तें को रखा गया था जिसको जापान ने स्वीकार किया। यही कारण है कि कोरिया के सम्राट या राजा ने यहाँ पर जो है जापान को व्यापार करने के लिए कुछ विशेष अधिकार भी दिया। जापान को कोरिया में अन्य प्रकार के अधिकार भी मिला। यह चीनी संप्रभुता को चुनौती थी, किंतु इसके परिणाम स्वरूप कोरिया में जापानियों के पैर जम गए। जब कोरिया में जापान के लिए व्यापार का द्वार खोल दिया गया तो ऐसी स्थिति में चीन के लिए एक संकट बन गया कि इनकी प्रभुत्ता समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार से कुछ समय के लिए कोरिया में शांति हो गई, लेकिन कोरिया पर जापान का नियंत्रण स्थापित होने के बाद चीन जापान के बीच संघर्ष को बढ़ा दिया। हालांकि जापान और कोरिया के बीच संधि हुआ जिसमें कुछ समय के लिए जो संघर्ष था चीन और जापान के बीच वह समाप्त हो गया। लेकिन जब जापान द्वारा
कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो ऐसी स्थिति में चीन ने जो है जापान के विरुद्ध संघर्ष किया। साथियों, ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने अगर स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखा है तो आपको पूरा समझा दूंगा। 1891 ईस्वी में रूस ने फ्रांस से कर्ज लेकर 3500 मील लंबी रेलवे लाइन बनाने का निश्चय किया। इसके लिए वह दक्षिण कोरिया में अड्डा बनाना चाहता था। इसे जापान के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी। यहाँ पर मुश्किल क्या हुआ जापान के लिए? तो जब फ्रांस ने जो है रूस से कर्जा लिया और 3500 मील लंबी रेलवे लाइन बनाने का प्रयास किया दक्षिण कोरिया तक, है ना, जिसके कारण जापान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। इसी बीच कोरिया में 1894 ईस्वी में एक विद्रोह हो गया। टोंग हाक दल के नेतृत्व में यह विद्रोह विदेशियों के खिलाफ हुआ था। राजा के फौज इसे दबाने में असमर्थ रही, जिसके कारण उसने चीन से मदद मांगी। 1894-95 का जो युद्ध था जापान और चीन का, उसमें सबसे बड़ा कारण या जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जब जापान में टोंग हाक दल के नेतृत्व में जो है विदेशियों के खिलाफ एक विद्रोह किया गया, तो ऐसी स्थिति में जो कोरिया का राजा था विदेशियों के खिलाफ तो विद्रोह कर दिया था, लेकिन उन्होंने जो है इस विद्रोह को दबा नहीं पा रहा था, दबाने में असमर्थ था, जिसके कारण कोरिया के राजा ने चीन से सहायता मांगी। चीन की सरकार ने चीनी सैनिकों का एक संगठन भेज दिया, किंतु 1885 ईस्वी के समझौते के अनुसार जापान को जो है इसकी सूचना पहले ना देकर बाद में दी गई। जापान ने इसका विरोध किया कि इतनी बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को कोरिया में पहुंचाना संधि के शर्त के विरुद्ध है। जापानी शासकों ने भी अपने 7000 सैनिक कोरिया भेज दिए। इस तरह से चीन और जापान की सेनाएं कोरिया में एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हो गया। ऐसा लगने लगा कि दोनों के मध्य किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है या छिड़ सकता है। जब जापानी शासकों को चीन के बारे में पता चला कि उन्होंने बड़ी मात्रा में चीन में अपने सैनिकों को भेज दिया है, तो ऐसे स्थिति में जापान सरकार ने भी कोरिया में अपने बड़ी मात्रा में सैनिकों को भेज दिया। अब कोरिया में एक दूसरे के आमने सामने, अब कोरिया में जापान और चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़ा था। ऐसा स्थिति बन गया था कि लगता था युद्ध कभी भी हो जाएगा। अगस्त 1894 ईस्वी में एक चीनी जहाज चीनी सैनिक सहित कोरिया की ओर जा रहा था। जापान ने मार्ग में ही उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि चीनी सैनिक जहाज के आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके कारण चीनी जहाज पर आक्रमण कर दिया और प्रत्येक चीनी यात्री को समुद्र में डुबो दिया। अगस्त 1894 में एक घटना हुआ था कि जो चीनी जहाज था उसमें सैनिक बैठे हुए थे और कोरिया की ओर जा रहा था। जापान ने जो है मार्ग में ही उन्हें पकड़कर सैनिकों के जहाज को समुद्र में डुबो दिया, जिसके कारण बहुत से चीनी सैनिक वहां पर समुद्र में डूब गए थे, जिसके कारण उनकी जान चली गई थी। इस घटना से जो है चीन की जो सरकार थी काफ़ी व्याकुल हो गया, काफ़ी क्रोधित हो गया और इन्होंने जो है 1 अगस्त 1894 को जापान के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी और इस प्रकार से प्रथम चीन जापान युद्ध आरंभ हो गया। उसके बाद युद्ध की घटनाएं थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर युद्ध की घटनाएं क्या थी। यह युद्ध लगभग 9 महीनों तक चला, जिसमें जापानियों की विजय हुई। इसका कारण था जापान की सैनिक तैयारियां बहुत ही श्रेष्ठ थी। जापान की 1.5 लाख सेना को श्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया गया था। जापानी सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था और उनके जो जनरल थे अनुभवी और अत्यंत योग्य थे। अगर हम बात करें यह युद्ध कितने महीनों के लिए चला था, तो यह युद्ध जो है 9 महीनों तक चला था, जिसमें जापानियों का विजय हुआ और चीन का पराजय हुआ। इसका कारण यह था कि जापान की जो सैनिक शक्ति थी वह काफ़ी मजबूत थी। जापान के जो 1.5 लाख सेना था वह काफ़ी श्रेष्ठ था। उनको जो है प्रशिक्षण दिया गया था फ्रांस, जर्मनी जैसे शक्तिशाली यूरोपियों से। दूसरी बात यह है कि जापान के जो सैनिक था उनको अच्छा वेतन मिलता था, जिसके कारण जो है इनका जो जनरल था वो बहुत ही योग्य था। जब सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में सैनिक कार्य करना नहीं चाहेगा, तो यही स्थिति जो है चीन के साथ होता है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जापान के जो सैनिक था उनको गोला बारूद या अन्य प्रकार के जो हथियार था उनको समय पर आवश्यकता अनुसार मिल जाता था। जापानी सेना के पास जो है बहुत अधिक संख्या में जहाज था, जिसके कारण अपने सेना को और हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही आसानी से पहुंचा लिया जाता था, है ना। इसके विपरीत अगर हम चीन की बात करें तो जो इनकी सेना थी एकदम बेकार था। कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, उनके पास ना ही कोई आधुनिक हथियार था और ना ही सैनिक प्रशिक्षित थे।
तथा सैनिकों को नियमित वेतन भी नहीं मिलता था। उसके सेनापति भी अयोग्य थे। इसके अतिरिक्त चीन का शासन प्रबंध भी भ्रष्ट था। चीन का पराजय होने का सबसे प्रमुख कारण यह माना जाता है कि चीन के जो सेना था एकदम बेकार था। इनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, इनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था। दूसरी बात इसका यह था कि चीन के जो सैनिक था उनको प्रति माह वेतन नहीं दिया जाता था, जिसके कारण बहुत सारे सैनिक जो होता था वो अन्य कार्यों को भी करता था। यही कारण है कि इनका जो सेना था वो अयोग्य था और इनके जो सेनापति था वो काफ़ी अयोग्य था, जिसके कारण ही इनकी हार हुई जापान से। ऐसी स्थिति में चीन की पराजय होना कोई बड़ी बात नहीं थी। युद्ध के प्रारंभ और अंत तक कभी भी चीन को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ। सितंबर के अंत तक चीनी सेना को कोरिया से भागना पड़ा और यालू नदी की मुठभेड़ में चीनी बेड़े को भी भीषण पराजय हुई। जब जापान से इन्होंने सामना नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में चीन का जो है बहुत बड़ी पराजय हुई। इस युद्ध में कोई ऐसा मोड़ नहीं आया जहां पर लगा कि चीन जीत जाएगा, बल्कि हमेशा जापान का ही अधिक प्रभाव रहा और इस प्रकार से इस युद्ध में जापान को सफलता मिला, जिसके कारण वह विजय हुआ और चीन पराजय हुआ। और इस पराजय के कारण जो है इन क्षेत्रों से चीन को भागना पड़ा। उसके बाद साथियों आपको प्रश्न में पूछा गया है कि 1894-95 के युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ पर आपको हेडिंग बनाना है 1894-95 के चीनी जापान युद्ध के परिणाम। चीनी जापान युद्ध के कारण जो है शिमोनेस्की की संधि हुआ। शिमोनेस्की की संधि के द्वारा ही जो है यह युद्ध को समाप्त किया गया। 17 अप्रैल 1895 को चीन और जापान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक संधि हो गई, जिसे शिमोनेस्की की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है कुछ मुख्य शर्तों को रखा गया था। जैसे कि पहला शर्त था कोरिया को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया और यह निश्चय हुआ कि उस पर चीन का किसी भी प्रकार का प्रभुत्व नहीं रहेगा। कोरिया का जो राज्य था उनको स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया और यहाँ पर यह बात कहा गया कि चीन का उस पर किसी भी प्रकार का प्रभुत्व नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा। दूसरा कहा गया था चीन ने जापान को जो है फार्मोसा और लियाओतुंग प्रायद्वीप दे दिया। चीन ने जापान को 3 प्रायद्वीप दिया। तीसरा था युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए चीन ने जापान को 20 करोड़ चीनी सिक्का हर्जाना देना स्वीकार किया। जब तक यह रकम जो है चीन नहीं चुकता कर देता तब तक जापान वे हाईवेई के बंदरगाह पर कब्जा रख सकता था। यानी कि युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए चीन ने जापान को लगभग 20 करोड़ रुपया चीनी सिक्का देने के लिए स्वीकार कर लिया। इसमें चौथा शर्त था चीन ने जापान से एक व्यापारिक संधि की, जिसमें उसने जापानी उद्योग और व्यापार के लिए 3 बंदरगाह खोल दिए और उसे वे सभी छूट दी जो यूरोपीय देशों को प्राप्त थी। इस युद्ध के कारण जो है चीन ने जापान को व्यापारिक क्षेत्रों में भी कुछ छूट दिया।